देखा कि कैसे अरेंजमेंट कैसे पास ऑन होता है, इनहेरिटेंस कैसे होता है क्रोमोसोम से, एंड क्रोमोसोमल वे ऑफ इनहेरिटेंस प्लस मेंडल मेंडल ने जो अपनी थ्योरी दी थी जेनेटिक जो ट्रांसफर होता है, इनहेरिटेंस होता है, उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि म्यूटेशन कैसे होता है। म्यूटेशन क्या होता है? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज म्यूटेशन? कभी कभार क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स में जितने जीन्स हैं, हो सकता है कि कभी कोई जीन जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, उसमें ऑल्ट्रेशन आ जाए, राइट? हो सकता है उसका डुप्लीकेशन हो गया, क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, या फिर उसका डिलीशन हो गया, या पूरा पूरा जो क्रोमोसोम का सेट है क्या हो गया, क्रोमोसोम का सेट जो है या तो वो मिसिंग है या फिर वो डुप्लीकेट हो गया। तो इसी तरीके से जब सेल डिवीजन होता है या गैमीट्स जब होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि कभी कभार जेनेटिक जीन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है या जीन्स का जो डिलीशन हो गया या फिर उसमें कुछ एब्रीवेशन आ गया, उसके वजह से बॉडी में डिसऑर्डर होते हैं, ऑर्गेनिज्म में कुछ अलग तरीके के अपीयरेंस दिखाई देता है या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो मेंडल ने बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि उस टाइम मेंडल जीन्स पे काम कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जीन्स ट्रांसफर होते हैं, तो उनके हिसाब से उन्होंने ये बोला कि जब जीन्स का एब्रीवेशन हो रहा है तो उस केस में जेनेटिक डिसऑर्डर दिखाई देते हैं। The Mendelian disorder can be defined as a type of genetic disorder that arise due to, क्यों होता है, alteration, या तो deletion या फिर addition, alteration of one gene और as a result of abnormality in the genome। जब पूरे जेनोम में पूरे जो जीनोम है उसमें अगर जीन्स में ऑल्ट्रेशन हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या कितने केसेस हैं, कितने टाइप्स हैं हमारे पास में, देखेंगे हम। पहले है हमारे पास में ऑटोजोमल डोमिनेंट। एवरीबॉडी नो, सबको पता है हमारे बॉडी के सेट में जो हमारे क्रोमोसोमल सेट है उसमें ऑटोजोम्स होते हैं प्लस उसके साथ में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो हो सकता है कि ये जो जीन्स हैं या तो ऑटोजोम्स के किसी जीन्स में प्रॉब्लम हो जाए या सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाए। जब ऑटोजोम में जब पास हो रहे हैं, ऑटोजोम्स पास हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स पास हो रहे हैं, और अगर उसमें डोमिनेंट केस है, मतलब हमने पढ़ा था फॉर एग्जाम्पल कैपिटल जेड, ये कैपिटल ए मान लेते फॉर एग्जाम्पल, कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे क्योंकि हमने सेक्स क्रोमोसोम पढ़े हैं। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में दो ए एंड ए इज डोमिनेंट एट स्मॉल ए इज रिसेसिव। लेकिन ऑटोजोम डोमिनेंट क्या है, जब ये कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जब फेनोमेना होगा, जब डोमिनेंट दोनों जीन्स जो है, दोनों एलील्स जो है वो डोमिनेंट है, और ये अगर पास हुआ तो इसके वजह से कौन सा जो केस होगा, डिसऑर्डर होगा, वो उसे कहेंगे हम ऑटोजोमल डोमिनेंट। इसके एग्जांपल्स देखो, हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम में एग्जाम्पल्स आते हैं, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या है, हंटिंगटन डिजीजेस एंड मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जो मसल्स हैं। सो ये जो केसेस हैं ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट। जब जीन्स डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में पास होंगे तब जाके ये डिसऑर्डर बॉडी में दिखेगा। वहीं पे हमारे पास में एक और है वैरायटी जिसमें आता है ऑटोसोमल रिसेसिव। मतलब जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जब ऑटोसोम्स पास ऑन हो रहे हैं और उसमें केसेस दोनों जीन जो है, जब क्रोमोसोम पास हुआ, ऑटोसोम्स पास हुआ और दोनों जीन रिसेसिव फॉर्म में है, होमोजाइगस रिसेसिव, तब जाके कौन सा डिजीज होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। एग्जांपल्स क्या है इसके, सिकल सेल एनीमिया, एचबीएस, फिनाइलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड टे सैक्स डिजीजेस। एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछा जाता है, इसलिए आपको एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? इसके साथ साथ हमें आता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स।
अब सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि ऑटोसोम्स के अलावा जो हमारे पास में एक पेयर है क्रोमोसोम का, उसमें अगर एब्रीवेशन हो गया तब उसके पास ऑन होने से क्या होता है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। दो केस में हो सकता है, एक्स लिंक्ड, ठीक है, जैसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, रीट सिंड्रोम। एक्स लिंक्ड रिसेसिव केस में क्या है, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। समझ में आ गई बात? सो डिसऑर्डर्स कैन बी ऑफ टू टाइप, ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी हो सकता है, सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। ऑटोसोमल में डोमिनेंट, जब बोथ द जीन्स आर प्रेजेंट इन डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। होमोजाइगस डोमिनेंट जब होगा, ऑटोसोम क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, तब भी वो डिफेक्टिव होगा। और ऑटोसोमल रिसेसिव जब बोथ द जीन्स आर होमोजाइगस। समझ में आ गई बात? चार केस समझ में आ गया, एग्जाम्पल याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हमें अगर पता करना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डिजीज है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड है, इसके लिए हमारे पास में एक एनालिसिस होती है जिस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि इस जनरेशन में जो डिजीज आई है वो कैसे पास ऑन हुई है। उसी एनालिसिस को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अ फैमिली ट्री कैन बी रिप्रेजेंटेड, हम फैमिली ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई अ पेडिग्री चार्ट विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। हम क्या करते हैं, सारे मेंबर्स, फैमिली के सारे मेंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दे मे हैविंग अ जेनेटिक डिसऑर्डर और मे बी अ कैरियर। कैरियर क्या होता है, कैरियर वो पर्सन है, कैरियर वो पर्सन है जिसके पास में वन जीन ऑफ डिसऑर्डर होता है। वो खुद इन्फेक्टेड नहीं होता, वो खुद इन्फेक्टेड नहीं होता, लेकिन डिजीज को नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है। ठीक है, कैरियर क्या होगा, वो खुद इन्फेक्टेड नहीं होता बट इट कैरीज वन जीन ऑफ इन्फेक्शन डिसऑर्डर, डिफेक्टेड जीन कैरी करता है और नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है। ठीक है, इन द पेडिग्री एनालिसिस स्टैंडर्ड सिंबल्स हम कौन कौन से यूज करते हैं वो आपको पता होना जरूरी है। एग्जाम में आपको पेडिग्री एनालिसिस के लिए क्या दे सकता है, एक पेडिग्री एनालिसिस दिया हो, फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर था, ये ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर था, ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर था। अगर हमें ये स्क्वायर दिखता है दैट इज मेल, इफ सर्कल फीमेल, इफ लाइक दिस देन सेक्स अनस्पेसिफाइड। अगर कोई शेडेड पार्ट में दिख रहा है आपको पेडिग्री एनालिसिस में, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ठीक है, अगर एक सर्कल और एक स्क्वायर के बीच में अगर आपको एक लाइन दिख रही है, इसका मतलब क्या है, उनके बीच में मेटिंग हो रही है, मींस दीज आर पेरेंट्स। ये क्या है, पेरेंट्स है। अगर आपको एक स्क्वायर मतलब मेल एंड फीमेल के बीच टू लाइंस दिख रही हैं, इसका मतलब क्या है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के बीच में क्या हो रही है, मेटिंग हो रही है। नाउ यहाँ पे देखिए एक कैरेक्टर है, अब देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, फादर मदर, इनके बीच में हो गई मेटिंग। मेटिंग के बाद में जो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट सर्कल दिख रहा है ये फर्स्ट चाइल्ड है, उसके बाद में राइट हैंड साइड ये है सेकंड चाइल्ड। ये केस आ गया। अब मान लो इसमें क्या है, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ऊपर के साइड पेरेंट्स है, नीचे बिलो, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट की तरफ चलते हैं। दूसरा केस है, मान लो फादर एंड मदर के बीच मीटिंग हुई और उसके बाद में उनका क्या हुआ, सन, लेकिन कैन यू सी ये अफेक्टेड है, रेड में दिखा रहा है, मतलब उनका जो सन है दैट इज अफेक्टेड। अगर आपको ये बताया जाए और इस पे 5 लिखा है, मींस 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, पांचों में से पांचों हेल्दी केस है। अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया, तभी आप पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास में
जब हमने डिसऑर्डर की बात की तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम देखते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या है, पहले आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिसऑर्डर है, दूसरी बात कैसे होता है और कौन से क्रोमोसोम पे इसका जो जीन प्रेजेंट है उसमें एब्रीवेशन आता है तो ये डिजीज होती है। तो 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करके जाना है। ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, एक कैरियर है, मतलब एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर बोथ, ये देखो, अगर बोथ एक्स क्रोमोसोम, कौन सी कंडीशन होगी ये, फीमेल, अगर फीमेल के पास में दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस के जीन प्रेजेंट है तो वो फीमेल कैसी होगी, कलर ब्लाइंड होगी। दूसरी बात, अगर एक भी क्रोमोसोम, एक भी जीन अगर प्रेजेंट है, एक भी एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है तो भी वो कलर ब्लाइंड होगा। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो अफेक्टेड है, या दूसरी बात, अगर मेल है, अगर मेल है तो मेल में क्या हुआ बेटा, एक तो होता है आपका एक्स और एक होता है वाई, तो इसमें से अगर एक भी मेल में अगर एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस का जीन कैरी करता है तो भी उस मेल में क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर फीमेल में सिर्फ एक जो है वो कलर ब्लाइंडनेस का जीन कैरी कर रहा है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस का जीन कैरी नहीं कर रहा तो वो फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, वो फीमेल क्या होगी, कैरियर हो गई। 3 केस समझ में आ गया। फीमेल में 2 केस हो सकता है, अगर बोथ बोथ द एक्स क्रोमोसोम हैव कलर ब्लाइंडनेस का जीन तब तो वो कलर ब्लाइंड होगी, लेकिन अगर बोथ एक्स क्रोमोसोम के अंदर एक ही कलर ब्लाइंडनेस का जीन कैरी हो रहा है तो वो फीमेल कैरियर होगी। तीसरी बात, अगर मेल में एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस का जीन कैरी कर रहा है तो वो मेल कैसा होगा, कलर ब्लाइंड। अदरवाइज जो 2 नॉर्मल केसेस होते हैं एक्स एक्स एंड एक्स वाई, उस केस में ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, नॉर्मल होगा। याद रहेगा। दूसरा देखते हैं, देखो इसमें होता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा कि रेड एंड ग्रीन कलर जो होता है उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, और दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। 3 केस समझ में आ गया। हीमोफीलिया देखो, हीमोफीलिया में क्या केस है, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, वही सेम केस है जैसा कलर ब्लाइंडनेस का था। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है। अब यहां पे भी यही हुआ, अगर फीमेल है, अगर फीमेल है और फीमेल के ऊपर, फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम में हीमोफीलिया का क्या है, जीन प्रेजेंट है, तब वो फीमेल कैसे होगी, हीमोफिलिक। मेल में क्या होगा, मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है और अगर उस एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है तो वो मेल कैसा होगा, हीमोफिलिक। नॉर्मल केस, जब जीन ही नहीं है, एक भी जीन नहीं है, तो वो फीमेल कैसी होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन अगर उस फीमेल में एक भी क्रोमोसोम के ऊपर अगर हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है तो वो कैसी होगी, कैरियर हो गई। समझ में आ गई बात। जब भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज है, तो उसमें क्या होता है, अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट है डिसऑर्डर का तब वो कैरियर होगा, अगर फीमेल की बात कर रही हूँ। और अगर फीमेल में बोथ द एक्स क्रोमोसोम अगर कैरी कर रहा है म्यूटेटेड जीन तब जाके वो फीमेल क्या होगी, अफेक्टिव होगी। लेकिन इस केस में मेल हमेशा अफेक्टेड होता है। कलर ब्लाइंडनेस में अगर एक भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेल इन्फेक्टेड होगा। यहाँ पे भी वही बात है कि हीमोफीलिया में मेल इन्फेक्टेड होगा अगर उसके क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, म्यूटेटेड जीन। क्या हुआ, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, इट्स अ परमानेंट ब्लीडिंग ड्यू टू द डिफेक्टेड
ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। क्या होता है हीमोफीलिया में? ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। क्वीन विक्टोरिया जो है वो नंबर ऑफ शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट एज शी वॉज अ कैरियर ऑफ डिजीज। अब बताओ, अगर वो कैरियर है तो उनके एक्स क्रोमोसोम का अरेंजमेंट कैसा है? फीमेल है, तो फीमेल में अगर फीमेल कैरियर होती है तो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पे क्या होता है? हीमोफिलिक, हीमोफीलिया का जीन म्यूटेटेड होगा। समझ में आ गई बात? जीन प्रेजेंट होगा। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है? ऑटोजोम लिंक्ड डिजीज। क्या है? इट्स अ ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। थैलेसीमिया, ये एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में। थैलेसीमिया में देखो, रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ अ पी ग्लोबिन चेन। हीमोग्लोबिन में अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन। तो बीटा ग्लोबिन जो होता है, बीटा ग्लोबिन चेन जो होता है, उसमें क्या होता है? जो उसका जो सिंथेसिस होता है वो कम हो जाता है, और उसके वजह से बॉडी में क्या कॉज होता है? अनेमिया। मतलब बीटा ग्लोबिन नहीं बन पा रहा, हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाता है? अनेमिया। थैलेसीमिया, जो थैलेसेमिक अनेमिया होता है, इस कॉजिंग, दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। इट्स अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। कैसे? क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कम होती जा रही है। अल्फा थैलेसीमिया जो है, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। दो तरीके के पता चल गए। अनेमिया हो गया, उसमें बीटा ग्लोबिन क्या हो रहा है? बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो क्या हो रहा है? ड्यू टू रिड्यूस सिंथेसिस बीटा ग्लोबिन चेन बन नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? अनेमिया कॉज हो रहा है। और अल्फा थैलेसीमिया में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन नहीं हो पा रही है, उसका जो अरेंजमेंट है या उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया? डिसऑर्डर्ड हो गया। इट इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन। दो जीन्स है, HbA1 एंड HbA2। अल्फा ग्लोबिन, दो जीन्स चाहिए होते हैं उसको फॉर्मेशन के लिए। ऑन द क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट। ठीक है, मतलब अगर दोनों पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो HbA1 और HbA2 जीन्स हैं, अगर वो इन्फेक्टेड हुए तो सोचो क्या हो जाएगा? अल्फा थैलेसीमिया। समझ में आ गई बात? और बीटा थैलेसीमिया जो है, that is the production of beta globin chain is affected. It is controlled by a single gene, HBB, on chromosomal number 11 of each parent. समझ में आ गई बात? थैलेसीमिया अगर हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, इसका मतलब क्या है? उसके दोनों पेरेंट, मदर जो है एंड फादर जो है, दोनों पेरेंट में जो जीन्स हैं बीटा ग्लोबिन के, या बीटा ग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए जो जीन चाहिए, HBB या फिर HbA चाहिए, HbA HB2 अल्फा ग्लोबिन चेन के बनाने के लिए, दोनों पेरेंट में क्या है? वो म्यूटेटेड है। और जब दोनों पेरेंट से म्यूटेटेड जीन आता है तो जो बेबी होता है वो क्या होता है? इन्फेक्टेड होता है। समझ में आ गई बात? आगे चले। नाउ देखो, वो अभी हमने पढ़ा जीन्स के एब्रीवेशन की वजह से, जीन के डिसऑर्डर की वजह से, जीन में म्यूटेशन होने की वजह से जब डिजीज होती है, उनके एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे पूरा पूरा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स में जो नंबर्स होते हैं उनका डुप्लीकेशन या एडिशन, अगर क्रोमोसोम्स में अगर दिक्कत आ जाए तो उसकी वजह से हमारे पास कौन से सिंड्रोम्स है? पहला आता है आपके एग्जाम में डाउन सिंड्रोम। एग्जाम में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? तो डाउन सिंड्रोम ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। ट्राइजोमी मतलब क्या है? 3 क्रोमोसोम, 3 सेट्स, 3 क्रोमोसोम्स। मतलब जो 21 है, क्रोमोसोम नंबर 21 है, उसके कितने क्रोमोसोम आ गए मेरे पास में? 3 कॉपी आ गई। ठीक है, पता है क्रोमोसोम्स, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 23 पेयर्स होते हैं। तो 23 पेयर्स में जो 22 पेयर्स जो ऑटोजोम्स है, उसमें जो 21 नंबर का पेयर है क्रोमोसोम का, उसके क्या हो गई? 3 कॉपीज बन गई। ट्राइजोमी, 3 क्रोमोसोम्स के सेट। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1866। किसने दिया था ये? लैंगडन डाउन ने इनको 1866 में फर्स्ट
डिस्क्राइब किया, इसीलिए इस डिजीज का नाम क्या पड़ गया, डाउन सिंड्रोम। फीचर्स क्या है, शॉर्ट सैचुरेटेड विद अ स्मॉल राउंड हेड, ओके, फरोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, पाम जो होता है दैट इज ब्रॉड विद पाम क्रीज, बहुत सारी क्रीज, रिटॉर्टेड फिजिकल एंड साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो बेबी जो है वो पूरी तरीके से डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाया, फिजिकल डिस्टॉर्टेड है, मेंटली डिस्टॉर्टेड है, साइकोमोटर अपने हाथ पैर को नहीं इजी हिला सकता। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, जब 21 नंबर का क्रोमोसोम की 3 कॉपी बेबी में जो फीचर्स है उसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ये क्यों होता है, 47 नंबर XXY, हमें पता है कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, 23 प्लस 23, ओके, 23 प्लस 23। लेकिन अगर इसके साथ में एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाए तो टोटल कितने हो गए, 47 क्रोमोसोम। तो 47 क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डबल हो गया। तो इसके वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गए। तो फीचर्स क्या है, इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, होना तो क्या चाहिए था XY, लेकिन इस X के साथ में एक X और आ गया प्लस Y, तो ये मिला के क्या हो गए XXY। समझ में आ गई बात। तो फेमिनिन डेवलपमेंट साथ में हो जाता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है जिसे गाइनोकॉस्मेटिया कहते हैं, गाइनोकॉस्मेशिया, ठीक है, गाइनोकॉस्मेटिया इज ऑल्सो एक्सप्रेस, सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल। ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, और इस कंडीशन को बोला जाता है गायनेकोमेस्टिया। ओके, समझ में आ गई बात, कंडीशन इज गायनेकोमेस्टिया। आगे देखते हैं, तीसरा एक और केस है हमारे पास में जिसे कहते हैं हम टर्नर सिंड्रोम, caused due to 45 with XO, feature sterile females with rudimentary ovaries, ovaries जो होती है वो काम नहीं करती है, lack of other secondary sexual characteristics। ये जो आपने केस पढ़ा क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम और दूसरा टर्नर सिंड्रोम, इसमें ये रिलेशन है कि जब होता क्या है, मान लो कि फीमेल गैमीट्स बन रही थी तो XX क्रोमोसोम, लेकिन इस टाइम क्या हुआ, जब मियोसिस हुआ तो ये एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम है उनका क्या हुआ, पार्टीशन नहीं हो पाया, उनका सेग्रीगेशन नहीं हो पाया। तो जो गैमेट्स बने वो कैसे बने, ऐसे, एक के अंदर तो दोनों क्रोमोसोम आ गए और एक के अंदर एक्स क्रोमोसोम आया नहीं। अब मान लो अगर ये गैमेट वाई क्रोमोसोम के साथ में मेट हुआ, फ्यूज हुआ, तो इसके बाद में क्या बनना चाहिए था, XY मेल, क्या बनना चाहिए था, XY मेल, लेकिन साथ में ये एक्स एक साथ अपने साथ क्या ले आया, एक और एक्स क्रोमोसोम। तो ये हो गया आपका क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मान लो अगर ये एक्स क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज होना था, फीमेल बननी थी, क्या बननी थी, XX बनना था, लेकिन इस क्रोमोसोम में तो एक्स क्रोमोसोम था ही नहीं, इस गैमेट में एक्स क्रोमोसोम था ही नहीं, तो हुआ क्या, तो यहाँ 46 प्लस 1 हो गया और यहाँ पे 46 माइनस 1 हो गया, तो 45 क्रोमोसोम एंड 47 क्रोमोसोम, और ये हो गया एक्सो, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। तो मेल स्टेराइल मेल एंड स्टेराइल फीमेल, ये याद रखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, ये होते हैं सारे डिसऑर्डर्स। ओके, इसके बाद हम थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर्स के। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, बी रेडी, अपने नोट साथ में रखेंगे और साथ साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, किसके बारे में बात कर रहे हैं कि सारे के सारे जीन्स कहाँ हैं, सेम क्रोमोसोम्स पे अटैच्ड है। फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव डिस्टेंस, फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप। एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। फिर इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। विल नॉट फॉर्म एनी लिंकेज ग्रुप, ओके नहीं। फॉर्म इंटरैक्टिव ग्रुप्स विद द अफेक्ट ऑफ फिनोटाइप, नहीं। इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट्स, बी, फॉर्म अ सेम लिंकेज ग्रुप। एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स होते हैं वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। सो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप मतलब न्यूक्लियर, या फिर हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट कैसा है, 2n+1 डिप्लॉयड प्लस एक क्रोमोसोम एक सेट, एंड 2n+or-2 आर कॉल्ड एज, मतलब कैरियोटाइप का अरेंजमेंट क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर का क्या अरेंजमेंट हो रहा है कि 2n जो नॉर्मल नंबर होता है डिप्लॉयडी प्लस 1 सेट और, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज एन यूप्लॉयडी। जब एक सेट का कम या फिर ज्यादा हो जाए, एक से दो से ज्यादा सेट हो जाए या फिर कम हो जाए, ओके, क्रोमोसोम्स का रिपीटिशन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। दो जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, एंड एडवांटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शोज। जीन्स के बीच का डिस्टेंस और एडवांटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इसका कैसा रिलेशनशिप होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। सो इट्स डायरेक्टली डिपेंडेंट, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्टली डिपेंडेंट। द मोर द डिस्टेंस मोर रिकॉम्बिनेशन, लेस द डिस्टेंस लेस रिकॉम्बिनेशन मोर लिंकेज। आगे देखो, इफ अ जेनेटिक डिजीज, एक डिजीज है कैसी, जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटिपिकली नॉर्मल, अभी वो अफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड नहीं दिख रही है, बट अ कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। मदर है लेकिन ये मदर क्या है, शी इज अ कैरियर। और मदर कब कैरियर होती है, जब सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट होता है। इसमें से कुछ तो मेरे पास आएंगे म्यूटेटेड जीन वाले गैमीट्स और कुछ आएंगे नॉर्मल गैमीट्स, राइट। अगर ऐसा डिजीज है जिसमें सिर्फ एक, अब ये अगर म्यूटेटेड डिजीज वाई के साथ में, मतलब जब ये मेल बनाएगा, अगर ये मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो रहा है, वाई क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हो रहा है, तो मेल गैमेट। अगर ये कह रहा है कि ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, मान लो ये वाला गैमेट भी वाई से फ्यूज हुआ, वाई क्रोमोसोम मेल बनाएगा, जब फ्यूजन हुआ मेल गैमेट के साथ में, लेकिन अफेक्टेड कौन होंगे, सिर्फ ये वाले, है ना, एक्स लिंक्ड, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड, ये अफेक्टेड हो गए, ये नॉर्मल केस है। तो अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो ये डिजीज कैसी है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोम नहीं, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि जब फिनोटिपिकली नॉर्मल मदर है वो ट्रांसफर हो रही है, तो ये तो ऑटोजोमल प्रॉब्लम है ही नहीं, ऑटोजोमल तो है ही नहीं केस ये। दूसरी बात, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव केस पढ़ा था हमने, कलर ब्लाइंडनेस हो गया ये, जब अगर एक पेरेंट जो है, अगर एक पेरेंट, ओनली वन पेरेंट से म्यूटेटेड जीन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे किससे हो रहा है, मदर से, मतलब एक्स क्रोमोसोम, तो अगर
एक जो क्रोमोसोम है, एक पेरेंट जो है वो कैरियर है और वो क्या कर रहा है, डिजीज, उसके एक म्यूटेटेड जीन से अगर डिजीज कॉज हो रही है तो उसे कहते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। समझ में आ गई बात? सेक्स लिंक डोमिनेंट में बोथ द पेरेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ सिकल सेल अनेमिया, सिकल सेल अनेमिया के केस में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, वेलिन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड्स आर फॉर वेलिन? ये बताइए कि इनमें से वेलिन का कोड कौन सा है, फटाफट बताइए मुझे। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे ग्लूटामिक एसिड बनना होता है, लेकिन कौन सा अमीनो एसिड बनता है, वेलिन। तो ग्लूटामिक एसिड का पहले तो कोड बताओ क्या है। वेलिन का कोड क्या है, जीयूजी, जीयूजी बन जाता है, राइट। अमीनो एसिड बनना था ग्लूटामिक एसिड, लेकिन क्या बन गया, वेलिन। ठीक है, चले आगे। पर्सन हैविंग जीनोटाइप आई ए एंड आई बी, हमने पढ़ा था आई ए डोमिनेंट आई बी डोमिनेंट, लेकिन जब ये दोनों के दोनों एलील प्रेजेंट होता है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ए बी। तो इस केस को क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी, नहीं। कोडोमिनेंस, यस, बोथ द डोमिनेंट कैरेक्टर एक साथ, ये भी डोमिनेंट है ये भी डोमिनेंट है, लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं, कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। नेक्स्ट देखो, ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हमने पढ़ा था कि ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन किस में प्रेजेंट होता है, किस में होता है, फटाफट बताइए। बर्ड्स में होता है, बर्ड्स में, ये इनमें से बर्ड्स कौन है, प्लैटिपस, स्नेल, कॉकरोच, पिकॉक। पिकॉक इज अ बर्ड, राइट। ZZ ZW। ओके, आगे देखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन, इन आर डाई हाइब्रिड क्रॉस, किसकी बात कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड, जब हम दो ट्रेट्स ले रहे हैं। इफ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो, कौन सा रेशियो है ये, जीनोटिपिक, डिनोट्स दैट, क्या डिनोट करता है कि द एलील डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वापस से डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या बात किया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती है, अलग होती है और नए नए कॉम्बिनेशन बनाती है। द एलील्स ऑफ टू जीन्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, इट इज अ मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस, इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल एलील्स, allele of two genes are segregating independently। तो which option is correct, D option is correct। याद रखना, डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ में हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ में लॉ ऑफ segregation। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग द सिबलिंग? इनमें से कौन सा ऐसा कॉज है जो जिसकी वजह से सिबलिंग्स में वेरिएशन, मतलब जो आ रहा है उसका कॉज नहीं है वो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, ये तो होता है। क्रॉसिंग ओवर, यस, इट इज अ मेन कॉज ऑफ वेरिएशन। लिंकेज, नहीं। म्यूटेशन, यस, म्यूटेशन की वजह से जीन में अरेंजमेंट में चेंज हो जाता है। तो लिंकेज की वजह से क्या होता है, वेरिएशन नहीं आता है। क्यों, क्योंकि जीन्स जो है वो एज इट इज पास होते जाते हैं। तो विच इज नॉट अ मेन कॉज ऑफ वेरिएशन इन सिबलिंग्स, दैट इज लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो अभी हमने बात की थी, होल्ड्स अ गुड फॉर जीन्स सिचुएटेड ऑन द, इंडिपेंडेंट असॉर्ट कब होते हैं, हमने क्या बात की थी, क्रोमोसोमल थ्योरी में यही वाली बात थी कि जो क्रोमोसोम्स हैं गैमीट फॉर्मेशन के साथ के टाइम पे ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो ये किससे कनेक्टेड है, ये जो क्रोमोसोम्स है वो क्या है, होमोलोगस या नॉन होमोलोगस? दे आर प्रेजेंट इन नॉन होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम, नहीं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट, नहीं। सेम क्रोमोसोम पे तो होंगे ही नहीं, तो लिंकेज क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, सेग्रीगेशन कैसे होगा? सो आंसर इज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम्स में नहीं प्रेजेंट है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आगे देखिए,
अब देखते हैं कुछ शॉर्ट आंसर्स। नेम एनी वन प्लांट, ऐसा प्लांट बताइए जिसके अंदर इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। बहुत अच्छा हमने दिया था। फ्लावर कलर का किसमें, फ्लावर कलर का क्या था, स्नैपड्रैगन, जिसके अंदर क्या हो गया था, ना तो रेड कंप्लीटली आया और ना ही वाइट कंप्लीट आया, और उसके बीच में हमें कौन सा कलर मिला, पिंक, जो अपने दोनों ही पेरेंट को मैच नहीं कर रहा था। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो अपने आप को पूरी तरीके से शो ना कर पाए। नेम द बेस चेंज, वापस से वही बात है, नेम द बेस चेंज इन द अमीनो एसिड चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल अनेमिया। क्या बात की थी कि ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो दैट इज कन्वर्टेड इनटू, दैट इज क्या हो जाता है, उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट किसका आ जाता है, वेलिन का आ जाता है ना। तो क्या हुआ, GAG, ये किसको कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड। क्या हो गया, GUG, इसने क्या बना दिया, वेलाइन, है ना। और जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया जो होगा वो कॉज होगा। तो ये हो गया आपका म्यूटेशन। नेक्स्ट देखिए, नेम द डिसऑर्डर विद द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंट। आपको डिसऑर्डर बनाना है। पहला 22 पेयर्स, मतलब ऑल द ऑटोजोम्स। तो पहले सोच लो कि ऑटोजोम्स तो एज इट इज प्रेजेंट है, प्लस XY के साथ में एक X एक्स्ट्रा है। तो क्या है ये, क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम, याद किया था हमने। फिर दूसरा है 22 पेयर्स, ठीक है 22 पेयर्स एज इट इज प्रेजेंट है, लेकिन 21 नंबर का क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा आ गया, ट्राइजोमी। पेयर्स मतलब 21 के ऑलरेडी दो तो प्रेजेंट है, प्लस वन और आ गया, ये हो गया 21 ट्राइजोमी। ट्राइजोमी क्या था आपका, डाउन सिंड्रोम। याद करके जाएंगे एग्जाम में, मेनली आपसे क्रोमोसोम का एब्रीवेशन पूछा जाता है कि बताओ ये डिजीज कौन से क्रोमोसोम पे एब्रीवेशन होने की वजह से हुई है। नेक्स्ट, अ हीमोफिलिक मैन, एक मैन है जो हीमोफिलिक है। क्या है, मैन, मैन के लिए क्या होना चाहिए, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। मैरीज विद अ नॉर्मल होमोजाइगस वुमेन, किससे मैरी कर रहा है, नॉर्मल होमोजाइगस वुमेन। होमोजाइगस मतलब सेम क्रोमोसोम और कैसी है, नॉर्मल है, उसके पास में एक भी म्यूटेटेड जीन नहीं है। तो ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या है दैट देयर डॉटर विल बी हीमोफिलिक। क्या होगा, मान लो ये ये तो हो गया मेल, ठीक है, ये हो गई फीमेल। और फीमेल कब होती है इफ अफेक्टेड, जब उसके पास में दोनों क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट हो। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन के जितने भी डिजीजेस हैं उसमें बोथ कैरेक्टर्स, अब यहाँ पे क्या होगी, ये फीमेल क्या होगी, हीमोफिलिक नहीं होगी, ये देखने में तो सही होगी, फिनोटिपिकली तो अनअफेक्टेड, बट ये अपने साथ कैरी कर रही है एक हीमोफीलिया का म्यूटेटेड जीन। तो देर इज नो चांसेस, हीमोफिलिक तो नहीं होगी लेकिन कैरियर जरूर होगी। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉटर इज कैरियर, तब आप कह सकते थे हाँ 50% चांसेस है कैरियर डॉटर हो सकती है, बट अभी हीमोफिलिक नहीं है, फिनोटिपिकली वो ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेस्ट इज परफॉर्म टू नो वेदर द गिवन प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब या फिर हेटेरोजाइगस, या फिर हेटेरोजाइगस, एक्स की जगह पे हम ए ले लेते, चलो ये पता करना है, आपके पास में अननोन प्लांट है। नेम द टेस्ट, ऐसा कौन सा टेस्ट करते हैं, नाम से ही आंसर मिल जाता है, विच क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, और किसके बीच में होता है,
टेस्ट क्रॉस किसके साथ कराते हैं? विद प्योर ब्रीडिंग होमोजाइगस, मतलब ए प्योर ब्रीडिंग होमोजाइगस के साथ टेस्ट क्रॉस कराते हैं, तो पता चल जाता है कि वेदर द प्लांट इज हेटेरोजाइगस और वेदर द प्लांट इज होमोजाइगस। हमने किया था, नोट्स में आप चेक करेंगे और खुद करके एक बार ट्राई करेंगे। अब आइए शॉर्ट आंसर्स। मेंशन टू डिफरेंस, कितने डिफरेंस है बिटवीन टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम? क्या था टर्नर सिंड्रोम? मैंने क्या बताया था, इसमें क्या होता है XO और इसमें क्या हो जाता है XXY। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस ये हो गया क्रोमोसोमल एबरेशन। वन केस कि आपने बता दिया कि क्रोमोसोम में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और सेकंड केस में आप ये बता दीजिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, इट इज स्टेराइल फीमेल, है ना, और ये क्या होता है स्टेराइल मेल। कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट से चेक कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ह्यूमन मेल नेवर passes the gene of for hemophilia to his son। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया क्या है, इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, ये कह रहा है कि मान लो कि फादर जो है वो क्या कर रहा है, कैरियर है, ठीक है, या अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है, हीमोफिलिक फादर है। अगर मदर नॉर्मल है, मदर क्या है नॉर्मल, ये केस क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक फीमेल कैरियर होगी ये, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम जो है वो क्या है म्यूटेटेड जीन कैरी करता है। XY मेल, क्या कोई चांसेस है कि मेल कभी भी अफेक्ट होगा? अगर फादर इन्फेक्टेड है तो मेल कभी इन्फेक्ट होगा नहीं। अगर ये मदर इन्फेक्टेड होती या कैरियर होती, मान लो ये कैरियर है, तब जाके केस हो सकता था कि हाँ ये मेल इन्फेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हीमोफिलिक फादर ही है, सिर्फ फादर इन्फेक्टेड है, तो वो कभी भी अपने सन को नहीं पहुंचाता है, वो अपनी डॉटर को क्या कर सकता है कैरियर बना सकता है, लेकिन वो भी इन्फेक्टेड नहीं होगी अगर दोनों फादर या मदर से उसके पास में एक्स क्रोमोसोम म्यूटेटेड जीन आ रहा है। समझ में आगे बात? ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी यहीं पे ये केस बन जाता है, अगर ह्यूमन मेल जो है वो इन्फेक्टेड है और मदर जो है वो कैरियर है, तो क्या केस बनेगा? अगर मेल जो है वो अनइन्फेक्टेड है, फीमेल जो है वो इन्फेक्टेड है, तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। ऐसा आप पेडिग्री बना के उसका आंसर निकाल सकते हैं। मेंशन 4 रीजंस। क्या 4 रीजंस थे? कैन यू डू दैट? बता सकते हैं फटाफट? मैंने नोट्स में आपको अच्छे से लिखवाए थे। ठीक है, प्रोजेनी का नंबर ज़्यादा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रोसोफिला के हम मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बहुत आर्टिफिशियल सिंथेटिक जो प्रॉपर वो अवेलेबिलिटी है, जो कंडीशन हमें क्रिएट करना होता है, वो भी बहुत सिंपली हम उसको ग्रो कर सकते हैं, है ना। डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वेरिएशन बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं हम। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है ना, वन बेस पेयर में अगर सिर्फ डीएनए के वन बेस पेयर में अगर क्या आ रहा है म्यूटेशन आ रहा है, उसे पॉइंट म्यूटेशन करते हैं। लेकिन अगर फ्रेम शिफ्ट में पूरा पूरा क्रोमोसोम में पूरा पूरा जीन है, पूरा पूरा जो डीएनए है, या फिर कह सकते हैं 2 या मोर देन 2 है, 3, इतने बेस पेयर्स में अगर डिफरेंस आ रहा है, तो उसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। पूरा फ्रेम शिफ्ट जो फ्रेम होता है, अगर डीएनए का मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर म्यूटेटेड है, तो इसे फ्रेम शिफ्ट बोलते हैं। और सिर्फ अगर एक ही पॉइंट, मतलब एक ही बेस पेयर अगर म्यूटेटेड होगा, तो सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? देखिए, गिव टू सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी पूछ रहा है किसमें? बिटवीन बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। ये आप पढ़ेंगे, आपको मैंने बताया था जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ रहे थे, कैसे क्रोमोसोमल थ्योरी को रिलेट किया गया था मेंडल्स के जीन थ्योरी में। दोनों इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ये आपको आंसर अपने नोट्स में से चेक करना है। समझ में आ गई बात? असॉर्ट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, समझ में आ गया?
आगे देखिए। देखिए अब केस स्टडी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रीड द फॉलोइंग आंसर, पढ़िए, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ रीड दिस, अच्छे से समझने में। और अपने साथ आप लेके बैठिए एक नोटबुक, तब जाके आप कैरेक्टरिस्टिक्स को, हमेशा इस चैप्टर में जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है उसको आपको नोट डाउन करके, पेडिग्री एनालिसिस करके, गैमीट्स को पास करके आंसर बनाना है, तभी जाके आपको आंसर पता चलेगा। तो ये पूरा मैथमेटिकल है, हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिकल, तो मैथमेटिकल है, आपको सॉल्व करना है। रीड दिस पैराग्राफ, पढ़िए इसको। चलिए, क्या है इसमें, केस क्या है। While studying inheritance, क्या हुआ, a teacher gave the example of inheritance of attached earlobe, क्या, attached earlobe and hyper hypertrichosis। हाइपरट्राइकोसिस क्या कंडीशन होती है, जब हेयर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कान पे, आपने देखा हो कुछ जो मेल्स होते हैं उनके कान में बहुत ज़्यादा बाल प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। तो उन्होंने क्या किया, कैरेक्टर्स पढ़ते टाइम उन्होंने देखा कि अटैच्ड ईयरलोब और हाइपरट्राइकोसिस का कंडीशन बताया उन्होंने अपने स्टूडेंट को। एक मैन है विद अटैच्ड ईयरलोब एंड एक्सटेंसिव हेयर ऑन पिना, मैरिड अ वुमेन विद फ्री, दूसरा केस क्या है, फ्री ईयरलोब्स, फीमेल्स के हेयर्स नहीं होते। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो अटैच्ड ईयरलोब है वो मैन ने मैरी किया किससे, फीमेल विद फ्री ईयरलोब। ओके, सो कपल हैड 4 चिल्ड्रन, उनके कितने किड्स हुए, 4। वन सन, एक सन जो था उसका कैसा था, अटैच्ड ईयरलोब था। साथ साथ में आप इसका पेडिग्री बनाते जाइए गैमीट का। एक जो सन था, जैसे मान लो ये क्या हो गया, अटैच्ड पिन्ना और हाइपरट्राइकोमी, ये क्या है, मेल, मेल में प्रेजेंट था। ओके, और फीमेल कैसी है, फीमेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्री ईयर लोब्ड, कैसा, फ्री ईयर लोब्ड। ओके, उनके क्या हुए, बेबीज हुए, कितने बच्चे हुए, 4। कितने हुए, 4। यहां से देखो मेरे पास कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, बेटा साथ साथ में बनाते रहना वरना नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। ये वाले क्वेश्चंस मैथ्स के जैसे, जेनेटिक्स के क्वेश्चन मैथ्स जैसे, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। अच्छा, तो वन सन जो था उसके पास में क्या था, वन सन जो था, वन सन with attached earlobe and hairy pinna, one son with a free earlobe, hairy pinna। ठीक है, दूसरा, and 2 daughters with attached earlobe, कैसा earlobe है, attached। one of the daughters married a man with a free earlobe and sparse hair, means very less hair। teacher said if this couple would have sons, अगर इनके पास में सिर्फ सन होते, लड़कियां नहीं होती, तो क्या वहां कोई चांसेस होता, देयर वुड बी इक्वल चांसेस फॉर बोथ हैविंग फ्री एंड अटैच्ड ईयरलोब एंड स्पार्श हेयर ऑन पिन्ना। क्या बात हो रही है, टीचर ये कह रही है कि अगर ये दोनों जो मेल एंड फीमेल है, पेरेंट है, इनके अगर जो सन है अगर वो होते, क्या उसमें इक्वल चांसेस होते फॉर बोथ, दोनों सन के पास में हैविंग फ्री एंड अटैच्ड ईयरलोब्स एंड स्पार्श पिना, हाँ इक्वल। ये बताओ कि ये जो अटैच्ड एंड फ्री ईयरलोब है ये क्या है, अटैच्ड ईयरलोब और फ्री ईयरलोब कैसे कैरेक्टर्स है, कैसे कैरेक्टर्स है, रिसेसिव। अटैच्ड हमेशा रिसेसिव होता है, क्यों, बहुत कम चांसेस आपने देखे होंगे इसमें ईयरलोब अटैच होते हैं, है ना। तो अटैच्ड ईयरलोब इज रिसेसिव कैरेक्टर और जो फ्री ईयरलोब है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है,
डोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस जो कैरेक्टर है वो कैसा है, एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड? किसके पास प्रेजेंट होते हैं हाइपरट्राइकोसिस के कैरेक्टर्स? मेल्स के पास प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, वाई लिंक्ड। अच्छा, क्या आपने देखा है यहाँ पे कि किसी भी डॉटर के पास में, दो डॉटर्स के पास में अटैच्ड ईयरलोब तो था? अगर हम ये पूछते हैं कि ईयरलोब है कि नहीं है, अटैच्ड ईयरलोब है, तो हम कह सकते थे एक्स लिंक्ड। बट यहाँ पे देखो कि दोनों ही जो डॉटर है उनके पास में हाइपरट्राइकोसिस का केस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हाइपरट्राइकोसिस जो है वो कैसे ट्रेट है, एक्स लिंक्ड ट्रेट है। इफ अ फीमेल विद अटैच्ड ईयरलोब, कैसा ईयरलोब है, अटैच्ड ईयरलोब, मैरिड अ मेल होमोजाइगस फॉर फ्री ईयरलोब, homozygous for free earlobe and spare on a pinna, then what would be the chances of daughter to have attached earlobe? क्या होगा इसका केस? अगर फीमेल के पास में अटैच्ड ईयरलोब है, कैसा है, और मेल कैसा है, होमोजाइगस फॉर फ्री ईयरलोब, मान लो होमोजाइगस फॉर फ्री ईयरलोब, एंड फीमेल जो है वो कैसी है, अटैच्ड ईयरलोब। ओके, और अगर उनके बीच में चांसेस होगा तो कोई भी डॉटर जो है उसके पास में अटैच्ड ईयरलोब होगा? हमेशा क्या कैरेक्टर्स आएंगे, ओनली, और क्या बोला कि फ्री ईयरलोब जो है वो कैसा होना चाहिए, होमोजाइगस, मेल होमोजाइगस। तो कोई चांसेस है होमोजाइगस कंडीशन आने की यहाँ पे? नहीं, हमेशा वो क्या कंडीशन आएगी, हेटेरोजाइगस। और जब तक यहाँ पे केसेस होमोजाइगस नहीं होते हैं तब तक डॉटर्स में क्या होगा, ईयरलोब जो होगा वो नहीं होगा वैसा। तो 0% चांसेस, 0% चांसेस है कि फीमेल्स में कनेक्टेड या जो है क्या फ्री ईयरलोब प्रेजेंट हो, क्योंकि क्या बात की है कि मेल होमोजाइगस कंडीशन होना चाहिए फ्री ईयरलोब के लिए, लेकिन यहाँ पे हमेशा सारे के सारे क्या मिलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ मैन विद अटैच्ड ईयरलोब, कैसा ईयरलोब है, अटैच्ड ईयरलोब, एंड हेयरी पिन्ना मैरिड अ वुमन विद अटैच्ड ईयरलोब। अब खुद सोचो कि जब दोनों के पास ही अटैच्ड ईयरलोब प्रेजेंट है तो क्या कोई चांसेस है कि सन के पास में हेयरी पिन्ना होगा? अटैच्ड ईयरलोब किसके साथ जाता है बेटा, जो जीन अटैच्ड ईयरलोब का कॉज करेगी उसके साथ साथ मेल में क्या होगा, पिन्ना कैसा होगा, उस पर हाइपर ट्राइकोम हेयर्स प्रेजेंट होगा मेल में। तो अब खुद सोचो कि फीमेल जो है यहाँ पे मदर जो है उसका भी अटैच्ड ईयरलोब है और जो मेल है उसका भी अटैच्ड ईयरलोब है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सन के अंदर ये वाले जीन्स तो आएंगे, और अगर सन के अंदर अटैच्ड ईयरलोब वाला जीन आ रहा है तो साथ साथ में उसका जो पिना होगा वो कैसा हुआ, हेयरी। इसीलिए इस केस में 100% चांसेस है कि हाँ सन के पास में ये जीन जरूर आएगा जो अटैच्ड ईयरलोब कॉज करता है, और अगर ये सन है तो ऑटोमेटिकली उसके हेयर्स जो पिना होंगे उसके ऊपर हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गई बात? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मेल विद अटैच्ड ईयरलोब, एक मेल है जिसके पास में अटैच्ड ईयरलोब है, ओके, एंड स्पार्स हेयर है। ठीक है, मान लो कि अटैच्ड ईयरलोब है और स्पार्स हेयर है, और पिना मैरिड अ फीमेल विद अटैच्ड ईयरलोब, which of the following is correct regarding their progeny? All sons have free earlobe with hairy pinna, all daughters have attached earlobe, 50% daughters have an attached earlobe whereas 50% daughters have free earlobe, या फिर 50% son have attached earlobe and hairy pinna and 50% son have free earlobe? Very good question. देखेंगे हमने क्या बात की थी कि अटैच्ड ईयरलोब क्या होता है, रिसेसिव, ओके, एंड मैरिड टू अ फीमेल विद अटैच्ड ईयरलोब। अब क्या हुआ, मेल के पास में भी अटैच्ड ईयरलोब है और फीमेल के पास में भी अटैच्ड ईयरलोब है ना? तो
अब अगर इनकी डॉटर बनेगी, यहाँ पे देखो सबके अंदर, चाहे डॉटर, सबके पास में अटैच्ड ईयर लोब के पास, जो अटैच्ड ईयर लोब है उसके ही कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ऑल सन्स हैव फ्री ईयर लोब, नहीं, क्योंकि मदर और फादर दोनों के पास में अटैच्ड ईयर लोब है तो अटैच्ड ईयर लोब आना चाहिए। ऑल डॉटर्स हैव अटैच्ड ईयर लोब, यस, सारे जो चिल्ड्रन है उसमें अटैच्ड ईयर लोब है। 50% डॉटर हैव एन अटैच्ड एंड 50% डॉटर फ्री ईयर लोब, नहीं ये भी गलत हो गया। 50% सन हैव अटैच्ड ईयर लोब एंड 50% डोंट हैव, नहीं। जब फादर एंड मदर में, फादर एंड मदर, मदर एंड फादर दोनों में, अगर दोनों पेरेंट में हमारे पास में क्या है, अगर कोई कैरेक्टर है तो 100% वो पास ऑन होगा बेबीज में। डॉटर्स तो सारी ऑल डॉटर्स हो या फिर ऑल सन्स हो, सब में ईयर लोब कैसे मिलेंगे, अटैच्ड मिलेंगे। अगर मदर में अटैच्ड है, फादर में नहीं है, तो 50-50 चांसेस हो सकते हैं। अगर वही वाले केस है, एक भी पेरेंट में अगर अटैच्ड ईयर लोब प्रेजेंट है, एक पेरेंट में अगर प्री ईयर लोब प्रेजेंट है, तो देयर कैन बी अ चांसेस कि 50-50% अब लेके चले। लेकिन अगर दोनों ही पेरेंट के पास में अटैच्ड ईयर लोब है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे जो चिल्ड्रन है उसके अंदर अटैच्ड ईयर लोब आएगा। और होमोजाइगस, समझ में आ गई बात? ये हो गए क्वेश्चंस इस चैप्टर के। आई होप आप और भी डाउट्स दे सके, यहाँ पे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इफ़ यू हैव अदर डाउट्स ऑल्सो, आई कैन गिव अ डाउट क्लास फॉर दैट। तो कमेंट बॉक्स में आपके जितने डाउट्स आप डालिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है? सो कीप स्टडिंग।